इफ आई एम रॉन्ग, ये मीडिया के माध्यम से मुझे गाली मत दो। तुम अगर सच्चे मर्द के बच्चे हो और सच्चे आदिवासी हो तो 1 to 1 मेरे सामने बैठ के बोलो दिस इज रॉन्ग एंड आई विल गिव यू द आंसर कि वेदर आई एम रॉन्ग और राइट। उस वक्त में भी आपने बोला था कि आदिवासी हिंद, हमारी बेटियों को लव जिहाद में फंसाया जा रहा, हमारी जमीनों को लैंड जिहाद में लूट लिया जा रहा। सरना है या सनातन? क्या मंदिरों में आप हड़िया को चढ़ाने देंगे? ट्राइबल सोसाइटी का कन्वर्शन क्यों नहीं रुक रहा है? आज भी ट्राइबल सोसाइटी में इतनी सारी प्रॉब्लम्स क्यों है? लिस्टिंग का मामला कौन उठा रहा? जनजातीय सुरक्षा मंच। जनजातीय सुरक्षा मंच की सरकार केंद्र में बैठी है। जिस तरह से 370 को कश्मीर से हटाने के लिए कोई रैली नहीं निकली, बस एक कानून पास हुआ, 370 कश्मीर से आउट हुआ, उसी तरह से आप अपने केंद्र में बैठे उनको बोलिए कि कानून आप पास कीजिए कि जो लोग डिलिस्टेड है वो दोहरा लाभ पे, उनका दोहरा लाभ को बंद कीजिए, बात खत्म। ये एक साजिश थी हमको अल्पसंख्यक बनाने के लिए। अच्छा, साजिश? ये भी एक साजिश है। हमारा आदिवासी समाज किस चीज का शिकार? सरना और सनातन क्या एक है या क्या अलग? सरना धर्म कोड की मांग हो रही थी, लेकिन अब सरना धर्म कोड की मांग कम क्यों हो गई? मतलब एकदम बहुत ही सेंटिमेंटल क्वेश्चन की। ज्यादातर आदिवासी लोग ही ईसाई धर्म में क्यों जा? डिलिस्टिंग को आप कैसे देख पा रहे हैं? क्या आपके नजर में डिलिस्टिंग होनी चाहिए? बोलूंगी तो अब कंट्रोवर्सी हो जाएगी। कोई काम नहीं है, फोटो खिंचवाना है, अपने आप को हाईलाइट करना। मैंने 2014, 13, 14, 15 में दौड़ा कर जो बाहर से आए पादरियों को मैंने पादरी भगाओ अभियान शुरू किया। 16 से पहले किसी ने कन्वर्शन पे बात की, किसी ने घर वापसी पे बात की। आप चेक कीजिए ना सोशल पे, ज्यादा अगर क्षरण हुआ है तो वो ईसाई समुदाय से ही हुआ है। सबसे ज्यादा कन्वर्शन ईसाई समुदाय द्वारा हमारे समाज को किया। फिर जो हमारे समाज को इतना खत्म कर दिए, आधे से ज्यादा हमारे समाज के लोग कन्वर्ट हो चुके हैं, उन्हीं के विश ऑफ लेटर लिखकर उनको इतनी हमदर्दी क्यों आ गई कि वो हमारे बिहाफ में सरना धर्म कोड की मांग कर रहे हैं? सरना धर्म कोड के मिलने से आदिवासी को एक अलग से क्या फैसिलिटी मिली? आपका नेक्स्ट प्लानिंग क्या है? आप राजनीतिक में आना चाहेंगे या कभी ट्राई की? इतने सर्वोच्च पद में वो बैठकर उन्होंने अपने पारसनाथ को नहीं बचा पाई, तो क्या आपको लगता है कि हम लोग पॉलिटिक्स में ही आना पड़ेगा तो ही समाज को बचा सकते? झारखंड प्रदेश में यूं तो ज्यादातर अगर राजनीतिक की बात अगर करूं तो ट्राइबल सेंटिमेंट से अगर कोई नहीं जुड़ा है तो वो राजनीतिक पार्टी बात ही नहीं कर पाती, वो आउट हो जाती है। चाहे कोई भी चीजें हों, उस ट्राइबल सेंटिमेंट से उसको जुड़ना ही पड़ता है, तभी जो है सो वो यहाँ सरवाइव कर पाते हैं। ऐसा दिखने को मिला है और ऐसा अक्सर है भी। लेकिन हम इन्हीं ट्राइबल के मसलों पे आज मैं बात करूंगा और मेरे साथ बात करने के लिए समझिए कि ये बातचीत थोड़ा खास है और ये खास बातचीत करने के लिए डॉक्टर प्रिया मुंडा मेरे साथ हैं। डॉक्टर प्रिया मुंडा जी जो हैं सो सोशल एक्टिविस्ट हैं। पिछले 20 वर्षों से समाज के ग्राउंड रूट लेवल पे रिमोट एरिया में जाके एक कार्य कर रहे हैं। हम इन्हीं से समझते हैं कि अपने समाज को कितना समझ पाए हैं, कितना देख पाए हैं और तमाम जो मुद्दा है उन मुद्दों पे भी थोड़ा सा हम इनसे चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को थोड़ा विस्तार से बताने का प्रयास करें। प्रिया जी, सबसे पहले हमारे चैनल पे आपको पहली बार हैं, आपको जोहार है। आपके चैनल के माध्यम से देख रहे सभी दर्शकों को मेरे जोहार। प्रिया जी, सबसे पहले ये हम जानना चाहेंगे कि आप अपने बारे में बताइए, क्योंकि आपने नेशनल मैट्री अवार्ड आप लिए हैं और ना जाने फॉरेन कंट्री में भी आप जाते हैं और नेशनल लेवल पे जो ट्राइबल एरिया है वहां भी आप जाते हैं। थोड़ा हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताएं अपने से। जी, मेरा नाम प्रिया मुंडा है। वैसे मेरा जन्म सिमडेगा के किंगकेल में हुआ है। किंगकेल एक जिला, किंगकेल एक शहर, वहाँ मेरा जन्म हुआ है। पढ़ाई लिखाई रांची में ही हुई है। मेरी शादी खूंटी में हुई है और आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे स्वर्गीय चमरा मुंडा जी, स्वर्गीय रामदेव मुंडू जी, उनके परिवार की मैं सबसे बड़ी बहू हूँ और पिछले 20 वर्षों से अपने समाज के लिए, जो कि कई तरह के मार को झेल रहा है, चाहे वो कन्वर्शन हो, लैंड जिहाद हो, लव जिहाद हो, उसके लिए मैं कार्य कर रही हूँ। जी जी, शुक्रिया। आप इतना कार्य कर रहे हैं समाज के प्रति। मेरा एक सवाल है शुरुआती दौर में कि मैम, अपने समाज को आप कहाँ देख पा रहे हैं?
आपने मतलब एकदम बहुत ही सेंटिमेंटल क्वेश्चन किया। मतलब मेरे समाज को मैं बहुत ही क्या बोलूं, बहुत ही कठिन परिस्थिति में देख रही हूँ। बहुत क्या बोलूं कि एक तलवार के नोक पे, मतलब देखो क्या, मैंने कोई वर्ड नहीं है। क्योंकि आज के समय में, जैसे कि आपने अपने इस इंटरव्यू को शुरू करने से पहले बोला कि हमारे जनजाति समाज को लेकर अगर नहीं चलेंगे तो किसी भी राजनीतिक पार्टी का यहाँ चलना मुश्किल है, या इस मैटर को नहीं लेकर चलेंगे तो बहुत दिक्कत होगी। लेकिन बातें तो सब करते हैं, लेकिन हमारा जनजाति समाज के सेंटिमेंट्स को कोई नहीं समझता। इसीलिए आज हमारा जनजाति समाज बहुत ही खराब परिस्थिति में है। मतलब क्यों, मतलब देखिए बातें आप तो देख रहे हैं, चाहे वो मतलब कन्वर्शन को लेकर, कन्वर्शन तो नहीं, चाहे क्या बोले सरना धर्म कोड को लेकर बातें हो या कोई भी सेंटिमेंट को लेकर बातें हो, हर बात में, हर कोई भी मुद्दे में आदिवासी समाज की बात होती है। लेकिन आप अगर ग्राउंड जीरो पर जाकर देखेंगे तो आदिवासी समाज जहां के तहां है। बातें करने वाले बस मंच में खड़े होकर बातें करते हैं। मंच से उतरने के बाद वो बात वही मंच पर ही रह जाती है और समाज वहीं के वहीं है। क्योंकि आज यहाँ पर धर्म स्वतंत्रता कानून लागू होने के बाद भी उसका खुला उल्लंघन हो रहा है और हमारे जनजाति समाज का कन्वर्शन हो रहा है। हमारी बेटियों को लव जिहाद में फंसाया जा रहा है, हमारे जमीनों को लैंड जिहाद में लूट लिया जा रहा है। आज भी आदिवासी की स्थिति बहुत ही दयनीय है। आप कह रहे हैं कि आदिवासी की स्थिति दयनीय है, प्रदेश में आपकी सरकार है, आपके मुख्यमंत्री है आपके समाज के, और देश में जो सर्वोच्च पद होता है वहां भी आपके लोग हैं, फिर भी आप कह रहे हैं। यही तो हमारे लिए सबसे बड़े दुख की बात है। पढ़े लिखे लोग भी आपके समाज में कम नहीं है। अब बिरसा मुंडा जी के कार्यकाल को अगर देखें, सिद्धू कान्हू चांद भैरव उधर के कार्यकाल को, उसके ही तरह अगर इधर अभी अब मैं देखूं तो आपके यहाँ पढ़े लिखे भी, जैसे आप भी डॉक्टरेट हैं, तो फिर कमियां कहाँ देख पा रहे, कैसे? कमियां ऐसी हैं कि जिन लोगों को आप पढ़े लिखे या सर्वोच्च पद पे देख रहे हैं, उन लोगों ने हमारे समाज को और उन मुद्दों को उस जगह पर पहुंचने के लिए यूज किया। और जो पढ़े लिखे लोग हैं उन्होंने अपने व्यक्तिगत स्वार्थ में अपने समाज की बातें की। किसी ने अपने समाज के सेंटिमेंट को नहीं समझा, किसी ने ये नहीं समझा कि हमारा समाज खत्म क्यों हो रहा है, हमारे समाज का जो क्षरण हो रहा है वो कहां से हो रहा है। कोई इस बात को नहीं देखता। पढ़े लिखे लोग भी है, जानकार लोग भी हैं, लेकिन किसी को लगता है कि क्या ही हो जाएगा। सब अपने अपने व्यक्तिगत स्वार्थ में लोग जी रहे हैं। चलिए, आपका एक बिरसा वाहिनी फाउंडेशन है जी, आप उस पे काम करते हैं। सवाल बहुत हैं, हम पीछे आगे लेते जाएंगे, लेकिन बिरसा वाहिनी फाउंडेशन से आप कैसे काम करते हैं, किस तरह काम करते हैं? देखिए बिरसा वाहिनी फाउंडेशन जो है वो हमारे गांव-गांव में जाकर आदिवासियों के बीच में काम करती है। मान लीजिए कहीं किसी को दवाई की जरूरत है, सर्दियों में कंबल की जरूरत है, या फिर बिरसा वाहिनी फाउंडेशन के कई होम्स है यहाँ पर रांची में। जैसे गांव से, क्योंकि मैं खूंटी सिमडेगा से हूँ, तो बहुत सारे लोग, आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो है इलाज के लिए रिम्स आते हैं। तो रिम्स आते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, जो पेशेंट है वो तो बेड में एडमिट होता है, लेकिन पेशेंट के साथ जो 2-4 लोग हेल्प के लिए आते हैं, वो खाने की मतलब कमी या फिर रहने की अव्यवस्था, नहाना, कुछ ये सब चीजों की वजह से वो खुद भी बीमार हो जाते हैं। तो उनके लिए यहाँ पर हम लोगों ने बिरसा वाहिनी फाउंडेशन के माध्यम से होम्स रखा है, जहां पर कि कोई भी आ रहा है यहाँ पर इलाज के लिए तो वो हमारे यहाँ उनके एक अटेंडेंट वहां पर रहे, बाकी लोग यहाँ पर माने ट्रिप करे, वो लोग यहाँ पर रुके, यहाँ नहाने की व्यवस्था हमने रखी, खाने की, भोजन, मैंने 24/7 आवर्स एक कुक यहाँ पर मौजूद रहता है बिरसा वाहिनी फाउंडेशन के होम में, जो कि आप जब भी पहुंचे, चाहे आप रात को 1 बजे पहुंचे, 2 बजे पहुंचे, सुबह पहुंचे, आपको जो खाना आप चाहेंगे आपको उपलब्ध कराई जाएगी। तो बिरसा वाहिनी फाउंडेशन अपने आदिवासी समाज के लिए, चाहे वो इलाज हो, शिक्षा हो, और भी जो भी सुविधा हो, गांव-गांव में जाकर, हमारे पास इतने साधन तो नहीं है। कितने एरिया में आप काम कर चुके हैं? हमारा ये बिरसा वाहिनी फाउंडेशन 9 स्टेट्स में काम कर रहा है। 9 स्टेट में? जी। झारखंड में? झारखंड में तो पूरे झारखंड को ही ले लीजिए, पश्चिम सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, रांची तो है, खूंटी, सिमडेगा, बाकी जितने क्षेत्र सब जगह ही है। जी देखिए, हम डिलिस्टिंग पे भी आपसे बात करेंगे, सरना धर्म कोड पे भी बात करेंगे, लेकिन मेरा ये है, ज्यादातर आदिवासी लोग ही ईसाई धर्म में क्यों जा रहे हैं?
देखिए, सबसे पहली बात यह है कि हमारा आदिवासी समाज बहुत भोला भाला है। वो बहुत जल्दी किसी के बात पर आ जाता है। और दूसरी बात है, क्योंकि हमारे गांव, कुछ गांव इतने, आप देखिएगा कन्वर्जन के मैटर्स ज्यादातर इंटीरियर में ही आप पाइएगा, एकदम जंगलों के तरफ। तो वहां पर क्योंकि फैसिलिटीज नहीं है, अभी जैसे मैंने कहा कि आंखों का मोतियाबिंद ऑपरेशन है, उसके बाद मान लीजिए कि कुछ फॉर्म भरना है, प्रधानमंत्री आवास है या कुछ सरकारी काम है, उनके फॉर्म्स भरने के लिए कोई नहीं है, गांव में उनको हेल्प करने वाला कोई नहीं है। तो क्या करते, इसी का फायदा उठाकर मिशनरी जो है जाते हैं, गांव गांव में जाकर उन लोगों से मीठी मीठी बातें करते हैं और उनकी समस्या, अब वो जब प्यार से, हमारे आदिवासी समाज क्या है ना, प्यार का बहुत भूखा है, प्यार में वो पिघल जाता है। तो प्यार से जब आप उनसे क्वेश्चन करते हैं कि क्या समस्याएं हैं, तो जब वो खुलकर अपनी समस्या बताते हैं तो कहते हैं इलाज अच्छा हम करवा देते हैं, शिक्षा को लेकर जो भी लेकर वो कर देते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो अपनी तरफ कर लेते हैं उनको। ये है, इस सेंटिमेंट से अगर वो जुड़ रहा है तो क्या वो गलत है या सही है? देखिए, अभी एक सवाल आपसे पूछती हूँ। आप लोग शहर में रहते हैं, मैं भी शहर में रहती हूँ, बीमार हम लोग भी पड़ते हैं, तो हम लोग हॉस्पिटल जाते हैं ना दिखाने के लिए। तो हॉस्पिटल में जब हम दिखाने जाते हैं, हम तो ये नहीं देखते, हम स्पेशलिस्ट देखते हैं कि मुझे जो बीमारी है उसका स्पेशलिस्ट कौन है। तो उस हिसाब से मान लीजिए कोई जो मेरी जो बीमारी है, जो भी है, उसमें जो स्पेशलिस्ट है वो मान लीजिए एक मुस्लिम समुदाय से है। मैंने उनसे इलाज करवाया और इलाज होने के बाद मैंने उनको तो फीस दिया ना, उसके बाद मैं ठीक हो गई, तो वो अगर मुझसे कहेंगे कि मैंने तुमको ठीक कर दिया, तुम कन्वर्ट हो जाओ, क्या ये सही है? इसमें डॉक्टर प्रिया मुंडा किस हिसाब से काम कर रही हैं? हम लोग गांव गांव में जाकर लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। गांव में लोगों को, देखिए अब हर जगह पहुंचना तो मुश्किल है। हम लोग हर जगह, जैसे कि मैंने कहा 9 स्टेट्स में काम चल रहा है, या यहाँ भी झारखंड में कई जिलों में काम चल रहा है, तो हर जगह तो हमारी टीम मौजूद नहीं हो सकती। इसीलिए हमने हर गांव में टीम गठन कर दिया है कि वहां से जो भी समस्या आती, चाहे वो इलाज हो, शिक्षा हो या जो भी चीज हो, वो तुरंत हमारे पास खबर आता है। या मान लीजिए कभी किसी बेटी को उठा लिया गया हो तो वो भी आया, या मान लीजिए गौ तस्करी का मामला हो या कुछ भी हो, वहां से वो लोग पहले वो अपने स्तर से, उनको हम लोग इतना मजबूत करने का प्रयास करते हैं। पहले क्या होता था ना कि मान लीजिए कोई गांव में कोई कार्यकर्ता है, वो एकदम एक्टिव होकर काम कर रहा है निस्वार्थ भाव में, तो क्या किया जाता था, उनके नाम पे आपको केसेस लगा दिए जाते थे। तो जो गौ तस्करी को रोकने का काम करते थे उनके ऊपर केसेस लगा दिए जाते थे। अब विरसा वाहिनी फाउंडेशन क्या करती कि आप लड़िए अपने समाज के लिए, जहां तक लड़ना, आपके ऊपर केसेस लगेंगे, लगने दीजिए, विरसा वाहिनी फाउंडेशन आपके लिए खड़ी होगी। आप लेकिन अपनी लड़ाई मत छोड़िएगा किसी केस के डर से या किसी के डर से। तो उसी तरह से हम लोग उनको मजबूत करते हैं, उनके माध्यम से अगर वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है तो ओके है, नहीं तो हमारी टीम फिर से और एक जो बी टीम है वो जाती है और वहां जो भी चीजों की समस्या है उनका समाधान करती है। और आदिवासी के बीच में हम जुड़ने का प्रयास करें। गांव गांव में जहां सरहुल नहीं होता है वहां सरहुल और कर्म करने का हम लोग प्रयास करते हैं। अभी रिसेंटली आप लोग देखेंगे कि कल ही 21 तारीख को हम लोगों ने सरहुल मनाया। सारे लोग फिराए लाल बड़े बड़े जगहों पर अपने मंच लगाते हैं, लेकिन पिछले वर्ष से हम लोगों ने हटिया में मंच लगाया। वो इसीलिए लगाया क्योंकि यहाँ पर 6 टोलियां निकलती हैं। उन 6 टोलियों को स्वागत करने वाला कोई नहीं होता था, उनके पास वाद्य यंत्र भी नहीं थे वो, लेकिन क्योंकि परंपरा है, एक त्योहार है, तो वो निकलते थे। लोग छोटे छोटे स्टॉल्स लगाते थे और उनको थोड़ा सा शरबत देकर ना तो पाहन का सम्मान करते थे, ना ही उनको कोई मतलब किसी तरीके से गिफ्ट देकर या उनको प्रोत्साहन देते थे। तो अभी पिछले साल से हम लोगों ने क्या किया, जिस जिस क्षेत्र में हमारे आदिवासी समाज को प्रोत्साहित नहीं किया जाता है, जब तक आप उनके अंदर उनके कल्चर को जिंदा रखने के लिए उनके साथ खड़े नहीं होंगे, तब तक आप समाज को कैसे मजबूत करेंगे। जब आपकी परंपरा ही नहीं रहेगी तो कोई भी आदमी एंट्री कर सकता है, कन्वर्शन इजी हो जाता है। इजी हो जाता है। आप कन्वर्जन की बात कर रहे हैं, पिछली बार आप डिलिस्टिंग की भी बात किए थे पीछे की बातों में, तो बेसिकली डिलिस्टिंग को आप कैसे देख पा रहे हैं? क्या आपके नजर में डिलिस्टिंग होनी चाहिए? डिलिस्टिंग किसकी होनी चाहिए? मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ कि आप हिंदू धर्म से हैं? बिल्कुल। ईसाई धर्म को अपनाया है आपने? क्या कभी अपनाया है? मेरे पूर्वज ही, जब मैं देख रहा हूँ कि हिंदू धर्म से है तो फिर दूसरे धर्म में सम्मान करता हूँ। हाँ, सम्मान। देखिए, तो क्या मैं आपकी घर वापसी कर सकती हूँ?
कि आप हिंदू हैं, आपको हिंदू में मैं घर वापसी कर सकती हूँ? घर वापसी? घर वापसी, आप हिंदू है ना, तो हिंदू है तो आपको हिंदू में ही फिर वापसी कर सकती हूँ क्या? मैं हूं तो फिर वापसी की क्या जरूरत है? तो बस यही बात है, जब आप हिंदू हैं और हिंदू धर्म, जो हिंदू धर्म में है और उनकी घर वापसी नहीं हो सकती, हिंदू को हिंदू में घर वापसी नहीं हो सकती, तो दोज हु आर ऑलरेडी डिलिस्टेड उसको वापस आप कैसे डिलिस्ट करोगे? ये आप लोग मजाक नहीं कर रहे हैं कि जब संविधान में डिलिस्ट की बात हो रही है तो डिलिस्ट किनसे होना चाहिए? देखिए, डिलिस्ट मतलब कि जैसे जो आदिवासी समुदाय, जो हमारे आदिवासी भाई लोग बहन लोग जिन्होंने अपने पुरानी परंपरा को छोड़कर किसी और धर्म को अपना लिया है। कौन से धर्म? मान लीजिए सबसे ज्यादा तो ईसाई ही है, ईसाई धर्म को अपना लिया है, तो ऑलरेडी संविधान में उनको BC2 में जगह दिया गया है और कहा गया है कि दे आर डिलिस्टेड एंड दे विल बी नोन एज इंडियन क्रिश्चियंस। तो जब दे आर ऑलरेडी नोन एज इंडियन क्रिश्चियंस, तो हम लोग फिर वो फालतू बात में क्यों अपनी समय को जाया कर रहे हैं? मतलब उसको डिलीट करने की जरूरत ही नहीं है। दे आर ऑलरेडी डिलिस्टेड, वापस डिलिस्ट कैसे करोगे आप? दे आर ऑलरेडी डिलिस्टेड एंड BC2 में रखा गया और उनको बोला गया कि दे आर इंडियन क्रिश्चियंस। करना क्या है, जो मैंने कहा कि वो जो दोहरा लाभ ले रहे, डिलिस्टिंग की जो मुद्दा मामले जो रैलियां हो रही है वो क्यों? देखिए, मैं बोलूंगी तो अब कंट्रोवर्सी हो जाएगा, नहीं कुछ तो मैं बोलूंगी तो होगा, होने दीजिए। मुझे तो ये चैलेंजेस लेने में मजा आता है, क्योंकि जब आप कहाँ दर्द कहाँ होता है, जब आप सही जगह पर मारेंगे तीर तो दर्द तो होगा, तो वो लोग बिलबिलाएंगे आपके यही चैनल के माध्यम से। देखिए, कोई काम नहीं है, फोटो खिंचवाना है, अपने आप को हाईलाइट करना है, एक दिखना तो है ना समाज में। कोई अब क्या गए, जब मैंने 2014, 13, 14, 15 में दौड़ा दौड़ा कर जो बाहर से आए पादरियों को मैंने पादरी भगाओ अभियान शुरू किया, उस समय आप चेक कीजिए 2016 से पहले किसी ने कन्वर्शन पे बात की, किसी ने घर वापसी पे बात की? आप चेक कीजिए ना, सोशल मीडिया पूरा चेक करके निकालिए। मैं दावे के साथ कहती हूं किसी ने नहीं किया। जब हम लोगों ने ये काम खूंटी से शुरू किया, भगवान बिरसा मुंडा का नाम लेकर शुरू किया, उसका सब ने वो मशाल पकड़ ली, कन्वर्शन सब मैंने उसको हॉट केक बना लिया। अभी जब ये देखा कि ये ठंडा पड़ गया है, तो कुछ नया मुद्दा तो चाहिए समाज के सामने, सोशल मीडिया में दिखना तो चाहिए। कुछ ऐसे चेहरे भी हैं जिनको हम लोग, देखिए आपने देखा होगा मैं बहुत कम मीडिया में होती हूं, क्योंकि मुझे काम पे विश्वास है। मैं हमेशा वैसे कार्यकर्ताओं को, कुछ बड़े बड़े चेहरों को भी मैंने देखा है कि कार्यक्रम चालू है और उसी में लिखा जा रहा है, न्यूज चैनल वालों को लिखा जा रहा है कि कार्यक्रम है। मैं कहती हूं ऐसा काम करो कि मीडिया वाले आपके पीछे आए। तो ये जो डिलिस्टिंग का जो मामला है, ये कुछ नहीं है, जस्ट फॉर मैंने बताया जो वही है। ऑलरेडी वो डिलिस्टेड है, दे आर डिलिस्टेड। संविधान, पूरा देश तो संविधान से चलता है। ओके, मतलब वो जो रैलियां जो कर रहे हैं आपके अनुसार वो फोटो राजनीतिक चमकाने के लिए, और क्या है? मुझे बताइए ना। डिलिस्ट, मैंने बोला ना, हिंदू को हिंदू धर्म में वापसी नहीं की जा सकती, वैसे ही डिलिस्टेड पर्सन को वापस आप दोबारा डिलिस्ट करके, डिलिस्ट तो पहले कर नहीं पाओगे और ये टाइम वेस्ट करो। आपके केंद्र में सरकार बैठी है, ये डिलिस्टिंग का मामला कौन उठा रहा? जनजातीय सुरक्षा मंच। जनजातीय सुरक्षा मंच की सरकार केंद्र में बैठी है। जिस तरह से 370 को कश्मीर से हटाने के लिए कोई रैली नहीं निकली, बस एक कानून पास हुआ, 370 कश्मीर से आउट हुआ, उसी तरह से आप अपने केंद्र में बैठे इनको बोलिए कि कानून आप पास कीजिए कि जो लोग डिलिस्टेड है वो दोहरा लाभ पे, उनका दोहरा लाभ को बंद कीजिए, बात खत्म। लेकिन आप लोगों को तो सॉल्यूशन नहीं चाहिए, आप लोगों को तो चीजों को उलझा कर सामने दिखना है कि यस वी आर देयर फॉर आवर ट्राइबल सोसाइटी। बट अगर इफ यू आर रियली फॉर योर ट्राइबल सोसाइटी, तो आज भी ट्राइबल सोसाइटी का कन्वर्शन क्यों नहीं रुक रहा है? आज भी ट्राइबल सोसाइटी में इतनी सारी प्रॉब्लम्स क्यों है? मतलब एक बटन दबाने से सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है, बट नहीं चाहते। चलिए, आपके अनुसार मैं आपसे पूछ रहा हूं, सरना और सनातन क्या एक है या क्या अलग है? देखिए, हम लोग क्योंकि एक धर्मनिरपेक्ष देश में है, ठीक है, हम कोई भी, आपकी इच्छा है आप किस धर्म को मानते हैं, मैं एक कैसे कह सकती हूँ सरना और सनातन को? कैसे मैं बता रही हूँ, बहुत सारे लोग अभी स्टेटमेंट दे रहे हैं और इस पर कंट्रोवर्सी हो रही है। हम सभी एक है, हम सब एक साथ मिलते जुलते हैं। आप सरना है या सनातन है? मैं सरना हूँ।
सरना है जी। सरना सनातन को एक नहीं मानते हैं। मैं कुछ हद तक तो इसको इसीलिए नहीं मानती क्योंकि कुछ लोगों ने, अभी एक बहुत बड़ा चेहरा निशा उरांव जी ने ये स्टेटमेंट दिया कि सरना सनातन एक है। तुलसी की बात उन्होंने करी कि तुलसी की पूजा आपने नहीं की, तो फिर वो बहुत सारा वो स्टेटमेंट उन्होंने दिया। लेकिन मैं ये पूछना चाहती हूँ, अगर सरना सनातन एक है, दोनों ही अगर तुलसी की पूजा करते हैं, तो क्या सनातन समाज से जुड़े लोग सखवा की पूजा करते हैं? क्या मंदिरों में आप हड़िया को चढ़ाने देंगे? हमारा जो तर्पण है, हमारा जो हड़िया है जो चढ़ता है हर पूजा में, उस हड़िया को क्या आप मंदिर में अलाउ करेंगे चढ़ाने देने के लिए? क्या आप मुर्गी बलि मंदिर में, हमारा हर चीज में बलि, अलग अलग पूजा के लिए अलग अलग मुर्गी का दिया जाता, रंगवा, चितकबरा, इस तरह का ये सारा चीज आप करने देंगे? सबकी अपनी अपनी परंपरा। अभी आपने कहा ना, मैं ईसाई नहीं हूं, मेरी पुरखा से हम लोग हिंदू धर्म, लेकिन मैं सम्मान करता हूं, तो हर धर्म का सम्मान है। मैंने आपके पुरखा से ही हिंदू धर्म मानते हैं। हिंदू धर्म नहीं, हिंदू धर्म देखिए ये आप कह रहे थे पीछे जी। हाँ, आपकी बात को मैंने पकड़ा जी। क्या कि मैं हमारे पुरखा ईसाई नहीं हूँ। हमारे आपने आपका कहा, मैंने पूछा था ना आपसे कि आप क्या कन्वर्ट हो चुके हैं, तब आपने कहा हमारे पुरखा से हम हिंदू समाज को मानते आ रहे हैं। अच्छा, लेकिन हाँ, लेकिन मैं ईसाइयों को बस सम्मान करता हूँ। हाँ। तो उसी पर मैंने कहा कि हम लोग सबका सम्मान करते हैं, लेकिन एक दूसरे को राजनीति के तहत, ये दिस इज ओनली पॉलिटिक्स, ये राजनीति के अलावा कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। मैंने आप प्रकृति को पूजते हैं, प्रकृति को हम लोग पूजते हैं। ठीक है, लेकिन सरना धर्म कोड की मांग हो रही थी पहले, हम इसी पे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सरना धर्म कोड की मांग हो रही थी, लेकिन अब सरना धर्म कोड की मांग कम क्यों हो गई है? देखिए, कोई भी चीज जो कि जिसका कोई सिर पैर नहीं हो, अननेसेसरी आप डिमांड करेंगे तो वो कितने दिन चलेगा? मैं ये, बहुत सारे लोग इस पर मुझसे नाराज होंगे, लेकिन हमारे पूरे देश में 750 जनजातियां हैं, और अगर झारखंड में देखेंगे तो 33-34 जनजातियां हैं। तो अब अलग 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 सबको धर्म कोड देने जाएंगे तो हम, ये एक साजिश थी हमको अल्पसंख्यक बनाने के लिए। अच्छा, साजिश? ये भी एक साजिश है। हमारा आदिवासी समाज किस चीज का शिकार नहीं हुआ है? हर मुद्दे पे, चाहे वो सरना सनातन को लेके, धर्म कोड को लेके, कन्वर्सन, हर चीज में, क्योंकि ये झारखंड एक आदिवासी बहुल क्षेत्र है। किसी को अगर विधायक सांसद बनना है, किसी को अगर बहुत अच्छे पद में जाना है, तो वो ये आपने खुद ने भी बोला ना, ये मुद्दे को लिए बिना आप जा नहीं सकते। इसीलिए आदिवासी एक मुद्दा पकड़ लो, चाहे वो धर्म कोड हो, चाहे वो, अच्छा और एक बात है, सबसे ज्यादा आदिवासी समाज को नुकसान कहां से हुआ? कन्वर्सन से हुआ ना? आप एग्री करते हैं ना? मैं नहीं, आप बताएंगे। आप लोग भी तो मीडिया वाले हैं, आप लोग तो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, और आप लोगों को सब कुछ पता। मैं जज नहीं कर सकता ना उस पे। अच्छा, जज नहीं कर सकते, लेकिन मैं क्योंकि आदिवासी समाज से आप घूमे हैं, आप तो बताइए कि आपका अनुभव क्या किया। मैं घूमी नहीं हूं, मेरा जन्म एक आदिवासी परिवार में हुआ है, तो उस एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। सबसे ज्यादा अगर क्षरण हुआ है तो वो ईसाई समुदाय से ही हुआ है। सबसे ज्यादा कन्वर्शन ईसाई समुदाय द्वारा हमारे समाज को किया गया है। तो फिर जो हमारे समाज को इतना खत्म कर दिए, आधे से ज्यादा हमारे समाज के लोग कन्वर्ट हो चुके हैं, उन्हीं के विश ऑफ लेटर लिखकर उनको इतनी हमदर्दी क्यों आ गई कि वो हमारे बिहाफ में सरना धर्म कोड की मांग कर रहे थे? हमारे बिहाफ में उन्होंने लेटर दिया कि भाई नहीं, आदिवासी समाज को धर्म कोड की जरूरत है। आपने कब आदिवासी समाज के हित की सोची? अगर आपने आदिवासी हित के लिए सोचा होता तो जरूर, उनके पास इलाज नहीं है, आप इलाज पहुंचाते। आपने बहुत अच्छी शिक्षा आप लोग दे रहे हैं, वो शिक्षा भी आप देते, लेकिन उसके बदले में आप कन्वर्ट नहीं कराते। अगर आप आदिवासी समाज के लिए इतने चिंतित होते तो, जैसा आप उस लेटर में बोल रहे कि इनको धर्म कोड मिलना चाहिए, क्योंकि उनका, वो हमें अल्पसंख्यक बनाना चाहते हैं और उनका एक स्वार्थ है। वरना ये लड़ाई तो आदिवासी की थी, और वो आदिवासी जो बचा है अभी जो कन्वर्ट नहीं हुआ, और उसको बिशप का कहना है कि उनको दिया जाए। भाई, आप जब कन्वर्शन में आपने नहीं छोड़ा, आपने वहां अपना स्वार्थ, आपने वहां सेवा नहीं की। ये कहते हैं ना हम लोग सेवा कर रहे हैं, सेवा में कहीं स्वार्थ होता है क्या? जहां पर बिजनेस होता है वहां पैसे लिए जाते हैं। जहां पर बोलते हैं ना बार्टर सिस्टम, हम लोग पढ़ते थे ना इकोनॉमिक्स में, गिव एंड टेक वाला, कि जब गांव में ये सारा चीज नहीं था, तो मान लीजिए आपके पास चावल है तो आपने, और मेरे पास दाल है, तो आपने मुझे चावल दिया, मैंने आपको दाल दिया। तो ये बार्टर सिस्टम वाला जो सिस्टम है आपने किया। आपने सेवा कहाँ की? आपने बोला कि हमने आपके गांव में इलाज किया, शिक्षा पहुंचाई, तो उसके बदले में आपने कन्वर्शन भी तो किया। ये सेवा में कहाँ आया? सेवा तो निस्वार्थ भाव से किया
जाता है, उसमें कोई स्वार्थ नहीं होता। तो ये जो डिलिस्टिंग का जो मैटर है, ये क्या है मुझे बताइए ना। डिलिस्टिंग कह रही हूँ, ये सरना धर्म कोड, सरना धर्म कोड के मिलने से आदिवासी को एक अलग से क्या फैसिलिटी मिल जाएगी? ऑलरेडी तो हमें रिजर्वेशन के माध्यम से शिक्षा में और एजुकेशन में बहुत सारी जगह में। लेकिन आपको क्या लगता है कि पूरे देश में जिस तरह हर किसी का एक कॉलम है फॉर्म भरने के टाइम में, जैसे क्रिश्चियन का भी एक कॉलम है, ओबीसी का कॉलम है, अभी ईडब्ल्यूएस का भी एक कॉलम आ गया है, BC1 BC2 तो है ही है, जैन धर्म का भी एक कॉलम है। क्या आदिवासियों के लिए भी एक अलग से कॉलम होनी चाहिए? तो अन्य तो है ही ना, जैसे मैं देखिए, मैं अन्य तो अब तो देखा जा रहा है कि हटाया जा रहा है। ये गलत है, अगर वो हटाया जाए तो अलग है। जैसे मैं अपना पर्सनल बता रही हूँ एक्सपीरियंस, जैसे फॉर्म हम लोग भरते हैं ना, जैसे बाई कास्ट, मैं क्योंकि शादी से पहले उरांव कम्युनिटी से थी, तो मैं जब अपना फॉर्म भरती थी तो बाई कास्ट उरांव लिखती थी, नेशनलिटी इंडियन, और ये रिलीजियन क्या लिखते थे, जो आदिवासी क्रिश्चियन बन गए थे हमारे फ्रेंड्स लोग, वहां पर वो लोग लिखते थे क्रिश्चियनिटी, और हम लोग क्या लिखते थे, सरना। बात वहीं पर खत्म। आपका रिलीजियन वही, तो इसमें अलग कॉलम की क्या आवश्यकता है? वो कॉलम मिल जाने से आपको अलग से क्या फैसिलिटी मिल जाएगी? हम लोग भी तो उस समय जब सरना धर्म कोड की बात नहीं करते थे, मैंने मैट्रिक किया है 92 में, है ना, 92 में मैंने मैट्रिक किया है। उस समय आपका वही लिखा जाता था कि नेशनलिटी इंडियन, बाई कास्ट उरांव, और रिलीजियन सरना, और जो लोग कन्वर्ट हो गए हैं वो लोग क्या क्रिश्चियनिटी लिखते थे, कुछ प्रॉब्लम नहीं था। फिर ये नई नई चीजें निकालकर, नई नई प्रोपेगेंडा बनाकर आदिवासी समाज के साथ में, उसके सेंटिमेंट के साथ में खिलवाड़ करके फायदा क्या है? अल्टीमेटली फायदा क्या है, मुझे ये बताइए। चलिए मैं आपको नेक्स्ट में आता हूँ। बजट सत्र 2026 का खत्म हो गया। अंत में प्रदेश के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक बहुत बड़ी बयान दिए थे सदन के अंदर में ही, कि हम लोग सबसे ज्यादा सरस्वती पूजा करते हैं, लेकिन बुद्धिमान लोग जापान में। अच्छा। सबसे ज्यादा हम लोग सबसे ज्यादा लक्ष्मी पूजा करते हैं, लेकिन सबसे अमीर अमेरिका। हम लोग सबसे ज्यादा विश्वकर्मा पूजा करते हैं गली मोहल्लों में, लेकिन सबसे ज्यादा इनोवेशन चाइना में। कुछ तो गड़बड़ है, ये मुख्यमंत्री का कहना है। आप कैसे देख पा रहे हैं? उन्होंने कहा तो सही है, कुछ तो गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? उनसे ही पूछना चाहिए कि गड़बड़ कहाँ है, क्योंकि राजा तो आप हैं। फिर आप फिर ये बताइए, आप कह रहे हैं कि सरस्वती पूजा यहाँ होती है, आपने भी तो विद्या यहीं पाई है, आप भी BIT के स्टूडेंट हैं, आपको आशीर्वाद कहाँ से मिला? आप जेल से निकलने के बाद सीधा आप बगलामुखी मंदिर जो हमारे यहाँ चर्च रोड में है वहां पर दौड़ कर जाते हैं, वो किस लिए जाते हैं? आप कहते हैं कि चाइना की बात, आप विश्वकर्मा पूजा, आपने विश्वकर्मा पूजा भी नहीं कहा। आप तो सबसे पहले अपना जो वो आपने विश्वकर्मा बने, आपका जो भी है उसमें मैं नहीं जा रही हूँ। तो चाइना का माल कैसा है आपको पता है? चाइना का माल चले तो चांद तक, और नहीं तो कुछ है ना ऐसा, तो वो है। दूसरी बात है, आप ये कह रहे हैं हमारे यहाँ सबसे ज्यादा सरस्वती पूजा होता है, फिर भी ऐसा क्यों है? सबसे पहली बात तो जिस धरती पर आप है उसका अपमान कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी चिंताजनक विषय है। आप राजा हैं, गड़बड़ तो कहीं है, राजा में ही गड़बड़ है, क्योंकि राजा ही उंगली उठा रहा है तो प्रजा क्या करेगा? दूसरी बात है, आप कहते हैं चाइना जापान की, मैं आपको उसका डिटेल्स देती हूं कि आपने आराध्यों पर, हमारे देवी देवताओं पर प्रश्न उठाए हैं, लेकिन 2014 में आपने विंध्याचल धाम मिर्जापुर उत्तर प्रदेश आप दर्शन करने क्यों गए भाई? किस लिए गए? आपको हमेशा आप कहते थे, आपने एक और बात कही थी बहुत पहले, उस समय भी मैंने बात की थी तो उनके लोग दौड़कर मुझे ये करने आते। तो मैं कहती हूँ कि इफ आई एम रॉन्ग, ये मीडिया के माध्यम से मुझे गाली मत दो। तुम अगर सच्चे मर्द के बच्चे हो और सच्चे आदिवासी हो तो 1 to 1 मेरे सामने बैठ के बोलो दिस इज रॉन्ग एंड आई विल गिव यू द आंसर कि वेदर आई एम रॉन्ग और राइट। उस वक्त में भी आपने बोला था कि आदिवासी हिंदू नहीं है, चलिए मैं उस पर कंट्रोवर्सी, लेकिन आपने
जैसे ही वो स्टेटमेंट दिया उसके बाद सबसे बड़े बड़े होर्डिंग्स आपके लगे, दशहरा की शुभकामनाएं, बधाइयां दी। तो ये जो डबल स्टैंडर्ड वाला काम करता है, आप मिर्जापुर गए 2025 में, आप तपोवन मंदिर रांची में वहां पर चलिए, प्रोटोकॉल में देखिए, प्रोटोकॉल में आपको किसी मंदिर में बुलाया, आप चले गए, वो अलग विषय है। लेकिन परिवार के साथ आप एक धार्मिक यात्रा में, आप केदारनाथ भी गए 2025 में, आप माता छिन्नमस्ती वहां भी गए, और तो और अभी मैं दिसंबर 2025 27 में मैं महाकालेश्वर दर्शन के लिए गई थी। महाकालेश्वर दर्शन किया, उसके बाद वहां क्या तो नालखेड़ा बोल के इसका बगलामुखी का मंदिर है जो बहुत जागृत है, वहां पर हम लोग पूजा करने गए। तो वहां पर बुकिंग करानी पड़ती है। तो जब वहां के लोगों ने बुकिंग कराई कि प्रिया मुंडा जी झारखंड से आ रही हैं और उनका वहां पर हवन होना है, तो वो बहुत खुश हो गए। उसके बाद जब मैं वहां पहुंची तो उन्होंने स्वागत किया, बोला हम लोगों को झारखंड के मुख्यमंत्री का भी हमने यहाँ पर स्वागत किया, उनका भी यहाँ हवन पूजन हुआ। तो आप वहां पर क्या करने गए थे? अगर हमारे देवी देवताओं पर आपको विश्वास नहीं है, और उनको बता दूं इस लाइव के इस इंटरव्यू के माध्यम से बता दूं कि सिर्फ भारत में ही सरस्वती पूजा अब नहीं किया जाता, अब तो विदेशों में भी सरस्वती पूजा किया जाता मतलब है। आप इसके पक्षधर हैं? किसके पक्षधर हैं? सरस्वती पूजा क्यों नहीं है? नहीं, इसका विरोध या इसका क्यों पक्ष में नहीं बोलेंगे? अच्छा, एक चीज और है कि आप बोले कि हम सरना है, प्राकृतिक पूजक है, तो आप मुख्यमंत्री जी बंगलामुखी मंदिर गए, फिर आप क्यों गए थे? देखिए, अपनी मैंने कहा ना, एक रिस्पेक्ट, एक आस्था है, एक आस्था है आपको, आप किसी चीज का रिस्पेक्ट कर रहे हैं। हम लोग देखिए, जैसे हम लोग क्या बोलेंगे, बुरु, तो आप सनातन भी मानते हैं, सरना भी मानते हैं? ये श्रद्धा है अपनी। हम लोग देखिए, बुरु बोंगा मतलब क्या? बुरु का मतलब क्या? बुरु मतलब पहाड़। हाँ, पहाड़ों के देवता। बोंगा मतलब बोंगा मतलब हो गया देवता। हाँ, तो बुरु पहाड़ों के देवता कौन है? मरांग। हाँ, वो कौन है? हमारे आप लोगों के भी में सबसे बड़े देवता, और नहीं, पहाड़ों के देवता तो वही है, शिव जी। शिव जी है। तो हमारे देखिए, कोई बहुत सारी चीजें मेल खाती हैं, क्योंकि इस झारखंड को ना, इसकी धरती मतलब को, शिव जी सरना है आपके अनुसार, आदिवासी है? देखिए, ये सरना, ये सारी चीजें जो लगाना, ये बात की बात है। ये कोई सरना या कुछ नहीं, वो तो देवता है, उनकी क्या जाति, उनका क्या धर्म? मतलब उनका जाति धर्म नहीं है। मतलब आप कहीं ना कहीं ये कहना चाह रहे हैं कि वी आर सनातन? नहीं, मैं ये नहीं कहना चाह रही, आई एम नॉट सेइंग वी आर सनातन, बट मैं विश्वास करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है, मैं अपना सरहुल भी करती हूँ, मुझे वहां भी दर्शन, कोई ये तो नहीं है ऐसा कहीं भी हमारे मुंडाज एंड देयर कंट्री या कहीं पर ऐसा कहीं पर लिखा तो नहीं है वहां जाने से कुछ, ये मेरा आस्था है, इसीलिए मैं जाती हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछूंगा। जी। आपसे लगातार काफी देर से बात हो रही है, आप इतना अच्छा बात करते हैं और समाज में 20 सालों से हैं और ग्राउंड रूट पे काम करते हैं, रिमोट एरिया में जाते हैं। आपकी जो संगठन है विरसा वाहिनी जो है वो भी इतना अच्छा काम करते हैं। आपका नेक्स्ट प्लानिंग क्या है? आप राजनीतिक में आना चाहेंगे या कभी ट्राई किए? ट्राई करती तो अब तक तो शायद मुख्यमंत्री भी बन गई होती। मुझे क्या लगता है, जनता कहती है कि पूरी सिस्टम को कुछ चेंज करने के लिए कि आपको पॉलिटिक्स में आना चाहिए ताकि लीगल रूप से हम चेंज कर सकें। नहीं, ये जरूरी नहीं है कि आप समाज को बदलने के लिए इस कुर्सी में, किसी कुर्सी में आपको बैठना है, किसी दायित्व में बैठना है। आपके अंदर वो मतलब ये होनी चाहिए कि मुझे अपने समाज को बदलना है। भगवान बिरसा मुंडा तो विधायक सांसद नहीं थे, हमारे तिलका माझी, सीधो कानो, फूलो झानो, वो तो कहीं विधायक सांसद नहीं थे। उन्होंने लड़ा, और आपको मालूम होना चाहिए शायद कि जिस वक्त पूरा देश जब गुलाम था, हमारे जंगल गुलाम नहीं थे, तो ये लड़ाई लड़ने के लिए हमें किसी सर्वोच्च पद में जाने की आवश्यकता नहीं है। और मुझे अगर पॉलिटिक्स, बहुत सारे लोग कंट्रोवर्सी करते हैं कि प्रिया मुंडा ये काम करती है पॉलिटिक्स में आने के लिए, तो मुझे कोई एक व्यक्ति ये बता दे कि मैंने कहीं भी, जिसको पॉलिटिक्स में आना होगा ना किसी पार्टी से, वो अपनी करीबी अपना ये को बढ़ाएगा। मुझे आप लोग कहीं भी, मुझे निमंत्रण मिलता है, मैं जाती हूँ।
उसके बाद कभी कभी कुछ लोग निमंत्रण पे बुलाते हैं, उसका देखते हैं यहाँ तो दाल गलने वाली नहीं, दोबारा निमंत्रण भी नहीं देते। जैसे एक एग्जांपल दे दूं, पिछली बार संजय सेठ जी ने होली मिलन समारोह में मुझे बुलाया, देखा शायद यहाँ दाल नहीं गलेगा तो उन्होंने दोबारा नहीं बुलाया। तो मैंने कभी कोशिश भी नहीं की, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि अपने समाज को सही करने के लिए किसी सर्वोच्च पद में बैठने की आवश्यकता नहीं। उसका एग्जाम्पल मैं आपको दे दूं, हमारे देश के सर्वोच्च पद कौन सा है? सर्वोच्च राष्ट्रपति। राष्ट्रपति पद में कौन बैठे हैं? आप ही के समाज के हैं, हमारे आदिवासी समाज के हैं, और वो भी महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी। और वो किस समुदाय से आती हैं? आप ही के समाज से हैं। मतलब हो है, मुंडा है, क्या है? मुर्मू किस में आते हैं? मुर्मू संथाली, संथाल में आते हैं। तो इतने सर्वोच्च पद में वो बैठकर उन्होंने अपने पारसनाथ को नहीं बचा पाई। तो क्या आपको लगता है कि हम लोग पॉलिटिक्स में ही आना पड़ेगा तो ही समाज को बचा सकते हैं? वो सबसे सर्वोच्च पद में बैठी हैं, वहां बैठी हैं जहां पर एक लिखना काफी है। उसके बाद भी संथालों का पारसनाथ नहीं बच पाया, वो नहीं बच पाए। यस, वो नहीं बच पाया। तो आपको क्या लगता है कि समाज को, अपने समाज को ठीक करने के लिए, सारा कुछ करने के लिए विधायक सांसद बनना जरूरी है? आप ये बात देखिए ना तो मैं विधायक हूं, ना मैं सांसद हूं, लेकिन गर्व के साथ कहती हूं कि मैं उनकी बराबरी में बैठती हूं। वो जगह बनाने की आवश्यकता है हर आदिवासी युवक को। आज हर आदिवासी युवा हो, नेत्री हो, नेता हो, सबको वो काम करना है कि जरूरी नहीं कि आपका सम्मान सिर्फ विधायक सांसद, इतना काम कीजिए कि आप उनके बराबर। निकट भविष्य में कभी चुनाव की तैयारी? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या संदेश देंगे अपनी तरफ से युवाओं को मेरे चैनल के माध्यम से? आपके चैनल के माध्यम से सभी युवाओं को यही संदेश देंगे कि हमारा समाज जो है, चाहे वो जनजाति समाज हो, चाहे वो गैर जनजाति समाज हो, वो चारों तरफ से विधर्मियों से घिरा है। आप लोग जागिए, उठिए, अपने समाज के लिए खड़े होइए, अपने समाज को बचाइए। अपने लिए नहीं, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए काम कीजिए। क्योंकि अगर हम नहीं, जिस तरह से हमारे पूर्वजों ने हम लड़ाई लड़ी और अपने प्राणों की आहुति दी, तो आज हम खुले हवा में सांस ले पा रहे हैं। तो आज आपका प्रयास आपके आने वाली पीढ़ी को खुली हवा में सांस लेने के लिए माने वो ले पाएंगे खुलकर। ये लड़ाई आपको लड़नी होगी। आपको जरूरत नहीं है कि आप हमेशा ढाल तलवार लेकर ही एक लड़ाई को लड़ी जा सकती है। जो लिख सकते हैं वो लिखकर लड़े, जो बोल सकते हैं वो बोलकर लड़े, और जो सही में फील्ड में उतरकर लड़ सकते हैं वो वैसे भी लड़े। और जो इन सब में से कुछ नहीं कर सकते हैं, तो वो जो ये तीनों लोग कर रहे हैं उनका समर्थन करें, उनका पीछे से सहयोग करें। यही मेरा आप लोगों से निवेदन है। जोहार। आप सुन रहे थे डॉक्टर प्रिया मुन्ना को। इनके विचार आपको कैसा लगा, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और जितने भी अगर इनके विचार से आप भी प्रभावित हैं तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि लोग भी जान सके कि इस समाज में ऐसे ऐसे व्यक्तित्व हैं जो समाज के लिए राजनीति की लालसा किए बगैर काम कर रहे हैं। जुड़े रहे आईना प्लस के साथ। मिलता हूं अगली कड़ी में। दीजिए पंकज को इजाजत। जोहार।